हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और आज फिर से मैं आप सभी के साथ एक अलग जो कंटेंट है वो लेकर आई हूँ। आज की जो वीडियो है हमारी एस्टेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहेगी, जिसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। और एक जो आपकी वीडियो ऑलरेडी आई हुई है आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर, तो वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से कवर कर लो। और आज जो ये है संशोधन के ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। जो संशोधन जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट संशोधन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो संशोधन जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपको पता होगा एसएसटी अगर आप कर रहे हैं, एस्टेट की टीजीटी एसएसटी, तो उसमें जो है आपके संशोधन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी हो और संशोधन ना पूछे जाएँ तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और साथ साथ में क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आखिर तक देखो और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के पास। तो देखो, जो संविधान में जो ये संशोधन है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो हम हर एक छोटी चीज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम जो ये संशोधन देखने वाले हैं, तो जैसे सब करवाते हैं कि डायरेक्ट संशोधन जो है वो करवाने स्टार्ट कर दिए, पहला संशोधन दूसरा संशोधन, और संशोधन के बारे में कुछ ना समझा और ये भी नहीं पता कि कौन से आर्टिकल से जो है कौन से आर्टिकल के तहत संशोधन होता है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका करने का। मानो पूरा संशोधन आपने पढ़ लिया और आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में जो संशोधन है, पेपर में ये भी आ सकता है, संविधान में जो संशोधन है कौन से आर्टिकल के तहत होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, कौन से आर्टिकल में जो है संशोधन जो करने का जो प्रावधान है वो जो है दिया गया है, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान, तो वो अगर पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या बताएंगे। तो इसलिए हर एक चीज़ आपको करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो संविधान के अनुच्छेद 368 जो है उसके तहत क्या होता है, उसके तहत संविधान में एक प्रावधान है संशोधन करने का और उसके तहत ही संशोधन होता है। अब देखो, जो 368 जो आर्टिकल है उसमें भी आपका जो भाग जो है आपका 20 है, इसमें क्या होता है, संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो दी गई है। तो संसद क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है, वो भी इस भाग के अंदर, इस आर्टिकल के इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर जो है बताया गया है ऐसा कि संसद क्या कर सकती है, भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। अब देखो, जो संविधान से संबंधित और भी चीज़ें देखेंगे हम। हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया था तो वो जो था वो 2011 की जो जनगणना हुई है उस पर आधारित काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एस्टेट की टीजीटी एसएसटी में, तो उसे भी कवर कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, आप जाकर देख सकते हैं। और किसी चीज़ का लिंक नहीं मिलता है या फिर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट करो, आपको जो है रिस्पॉन्स मिलता है, पूरी कोशिश रहती है हमारी। आप देखो, जो संशोधन से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनमें संशोधन जो है विधेयक बनता है। आपको पता है कि पहले जो है किसी भी चीज़ को पारित होने से पहले वो क्या होता है, एक विधेयक होता है, ठीक है। तो विधेयक होता है और पारित करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ विधेयक, कुछ संशोधन, कुछ ऐसे हल्के से संशोधन होते हैं जो क्या है बहुमत के थ्रू जो है, बस बहुमत की आवश्यकता होती है और संशोधन हो जाते हैं। एक तो ये प्रक्रिया होती है संशोधन की। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अस्थायी जो प्रावधान वाले जो संशोधन है वो किए जाते हैं, वो जो है बहुत लचीले होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है संसद की जो बहुमत द्वारा पारित करते ही जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो ये होती है कि बहुमत की जरूरत होती है और संशोधन हो जाता है। एक दूसरा तरीका होता है जो क्या है, जो संविधान में जो है संसद के दोनों सदनों के एक तो विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ संसद की जो विशेष बहुमत के साथ ही साथ राज्य विधानसभा जो है उसके आधे से भी ज़्यादा जो सदस्य हैं उनकी सहमति भी चाहिए, यानी कि उनको आधे से ज़्यादा राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी आधे से ज़्यादा सहमति चाहिए। और साथ साथ संसद जो है वो जो है संसद के जो व्यक्ति हैं उनकी जो विशेष बहुमत है वो भी चाहिए। तो एक ये तरीका होता है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर जो विधेयक राष्ट्रपति जो है उसे जब स्वीकार कर लेता है, पारित कर देता है, तो वो क्या होता है, वो एक अधिनियम बन जाता है। कुछ ये तरीका होता है जो संशोधन होता है उसमें। तो काफ़ी 3 तरीके होते हैं मेरे ख्याल से जो ये संशोधन होता है। चलिए अब जो है हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि
जो संविधान संशोधन है वो कब कब मतलब कौन कौन सा संविधान संशोधन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें कवर करनी है। तो पहला जो संविधान संशोधन है वो देखते हैं। पहला संविधान संशोधन, पहली बात तो यहीं से बनती है, पहला जो संविधान संशोधन है वो कौन से ईयर में हुआ था। तो वो जो है आपका 1951 जो है उसमें हुआ था। आपको ध्यान रखना 1951 में, 1951 जो है उसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था। और उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाते चलो। उसमें जो है राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसके विकास के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की छूट दी गई थी, कुछ अधिकार दिए गए थे राज्य सरकार को, राज्य को, कि वो क्या कर सकते हैं, जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ जो है कुछ भी विशेष जो प्रावधान वगैरह वो कर सकते हो। ऐसी छूट जो है राज्य को दी गई थी। पहली बात तो ये हो गई इसके अंदर। दूसरी, 9वीं अनुसूची जो है वो जो है इसके अंदर जो है ऐड की गई थी, 9वीं अनुसूची। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची यहाँ पर ऐड हुई है पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें क्या है, भूमि सुधार और जो कुछ अन्य कानून हैं उनको लेकर जो न्यायिक समीक्षा है वो शामिल की गई है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए जो भूमि सुधार है, फिर अन्य कानून है, उनसे बचने के, न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए जो अधिकार हैं वो चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। मेनली बात आपको ध्यान रखनी है, 9वीं अनुसूची इसके तहत हुई थी शामिल। अब देखो, ये जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन में विशेष रूप से जो जमींदारी जो उन्मूलन है उसका जो उद्देश्य है वो भी डाला गया था कि जो जमींदारी व्यवस्था जो थी उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 30 जो 1B है उसे जोड़ा गया था। ये भी बात ध्यान रखनी है, वो कौन से आर्टिकल, वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत जोड़ा गया था, वो फर्स्ट संशोधन था जिसके तहत जो आर्टिकल आपका 31A और 31B जोड़ा गया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जो 31A और 31B आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे देखो, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो जो है आपका 1956 में हुआ था, 7वां। ठीक है, पहला 1951 में, 7वां जो 1956 में हुआ था। और इसमें जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्य जो क्रियान्वयन है वो जो है यहाँ पर किया गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अभी राज्य पुनर्गठन अधिनियम मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए ना। देखो क्या हुआ, हमारे भारत में पहले ये कहा गया था, जब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ये कहा गया था कि भाषा के आधार पर क्या किया जाएगा, जो राज्य है उनका पुनर्गठन किया जाएगा। यानी राज्य तो ब्रिटिश सरकार ने पहले से बना रखे थे, अब उन राज्यों को दोबारा से बदला जाएगा, वो भी किस आधार पर, भाषा के आधार पर। अब भाषा या धर्म के आधार पर इस तरीके से कहा था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो जो लोग होते हैं वो क्या मांग करते हैं, जो भारत की जनता है वो मांग करती है कि भाई ये कहा था, अब इसे जो है करो भी, राज्य जो है उनका दोबारा से गठन करो, दोबारा से बनाओ, राज्यों की जो सीमा है उसे दोबारा से गठन करो। तो बहुत सारे जो आंदोलन है वो छिड़ गए थे। तो उसको लेकर जो है जो सरकार है उसे ये डर था कि कभी हमने जो है राज्य का पुनर्गठन किया और कभी जो राज्य के पुनर्गठन की वजह से कभी भारत अनेक टुकड़ों में ना बट जाए। ठीक है, हमारा जो देश है उसे अखंडता में एकता जो है वो करनी थी, पर कई टुकड़ों में ना बट जाए, ये डर था और इस वजह से वो छिप रही थी सरकार। पर जब भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए इसको लेकर, भाषा के आधार पर जो है फिर राज्य जो है उसे डिवाइड किया जाए, दोबारा से बनाया जाए, तो उसके लिए जो है मतलब किस आधार पर बनाया जाए, तो उसके लिए जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो जो है बनाया गया था 1956 में, आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या हुआ था, इसने जो रिपोर्ट जारी की थी इसने बताई थी कि भाषा जो है एक ऐसा जो है आप ले सकते हो, भाषा के आधार पर जो राज्य है उनका पुनर्गठन कर सकते हो। तो ये जो है मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। अब देखो, संविधान की 2री और 7वीं अनुसूची में जो संशोधन किया गया था वो इसी में हुआ था। ठीक है, जो अनुसूची में जो संशोधन हुआ था ना 2री और 7वीं अनुसूची में, तो वो कौन सी के तहत हुआ था, 7वां जो संशोधन है उसके तहत हुआ था। अब आगे देखो, जो 10वां जो संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। पूछा जाता है सिक्किम को कब दिया, नागालैंड को कब दिया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नागालैंड को जो है एक राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके लिए जो कुछ विशेष प्रावधान है वो किए गए थे, आपको ध्यान रखना है। नागालैंड को स्पेशल जो है कुछ दर्जे दिए गए थे। तो ये 10वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत हुआ था। 24वां संविधान संशोधन जो है वो 1991 में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। 24वां, इसमें क्या होता, संविधान और उसकी जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन करने के लिए संसद की जो शक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 13 और जो आपका एक तो 13 अनुच्छेद हो गया आर्टिकल, और एक 368 वाला जो है आपका वो संशोधन कर सकते हैं। यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ आर्टिकल जो है उनमें कुछ किया गया था छेड़खानी, मतलब बदलाव ही कह सकते हैं। संशोधन का मतलब ही होता है चेंज करना। तो
ये जो है आपका जो संशोधन की प्रक्रिया उसको लेकर हुआ था। संशोधन की प्रक्रिया जो है उसमें संसद की जो शक्ति है वो उससे संबंधित जो आर्टिकल 13 और 368 है उसमें जो है जो बदलाव किया था, उस आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 जो है वो चेंज हुआ था, उसमें संशोधन किया था। तो ये 24वें आर्टिकल के तहत हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला आर्टिकल? इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा आर्टिकल जो आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड है। और ये जो आर्टिकल चेंज किया गया तो आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार जो है उनमें संशोधन करने की जो शक्ति है वो दी गई थी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कौन? संसद कर सकती है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ था? 24वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ था कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, बस मौलिक अधिकार की जो मूल रूप है वो जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा था, संविधान का मूल रूप चेंज ना हो, मौलिक अधिकार का मूल रूप चेंज ना हो, और संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। आगे देखो, 25वां जो आपका संविधान संशोधन है वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक अधिकार है उनके बीच जो संबंध है, संबंध जो है ये संबंध से संबंधित जो संविधान में जो आर्टिकल आपका 31C है उसे जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में जो रिलेशन से रिलेटेड जो एक आर्टिकल है 31C वो जोड़ा गया था। कौन से के तहत? 25वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा जोड़ा गया था। ठीक, अब देखो जो आर्टिकल जो आपका जो 31C है उसने क्या किया, उसमें जो है कौन कौन से जो आर्टिकल है वो जो है उनको प्रधानता दी गई थी। 14, 19 और 31 यानी 31 पर जो अनुच्छेद 39B और 39C की जो प्रधानता है वो लगाई गई थी। यानी कि जो आर्टिकल 14 है, 19 है और 31 है, इन 3 आर्टिकलों पर जो प्रधानता किसकी रहेगी? 39B और 39C जो आर्टिकल उसकी प्रधानता रहेगी। ऐसा जो है किसके अंतर्गत था? ऐसा अनुच्छेद 31C के अंतर्गत था। ठीक है, जोड़ा गया था। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इसमें क्या था? जो रियासत जो थी, रियासत को जो शासक को दिए जाने वाले जो प्रीवी प्रेस और विशेषाधिकार हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया था। अब देखो यहाँ पर रियासत, अगर किसी ने बिल्कुल जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है और वो बिल्कुल कॉमर्स के बैकग्राउंड से है तो मैं उसे बता दूँ अच्छे तरीके से रियासत क्या होता है। देखो जो ब्रिटिश जो काल था उसमें आपको पता होगा एक तो ब्रिटिश राज्य बन गए थे, यानी कि जो राज्य जो है ब्रिटिश जो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके अधीन हो गए थे। भारत के जो राज्य वो तो ब्रिटिश राज्य कहलाए। और कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें क्या है जो राजा है वो क्या करता था? वो शासन करता था। राजा क्या करता था? शासन करता था, पर इनडायरेक्टली होता था किसका शासन? ब्रिटिश सरकार का। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया पर किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का था। पर अगर हम कहें कुछ राजा जो थे वो विद्यमान थे, ठीक है, जैसे हैदराबाद में निज़ाम था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा थे, तो इस तरीके से कुछ ऐसी रियासतें थी उन्हें रियासत कहा जाता था। तो जो जिन पर राजा का शासन होता था पर इनडायरेक्टली किनका शासन था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन जो सरकार है उसका, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो ऐसे राज्यों को क्या कहा जाता था? रियासत कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है जब जो ये कह दिया गया था, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो ये कह दिया गया था कि जो एक तो जो रियासतें हैं वो क्या होगी? वो अपनी मर्जी से, या तो रियासत एक अपना स्वतंत्र देश बना लेगी, क्योंकि उन पे कौन राज कर रहा था? राजा कर रहा था, और राजा अपनी जो शक्तियाँ वो क्यों खोना चाहेगा? तो या तो वो अपना एक स्वतंत्र जो है देश बना लेगी, या फिर वो पाकिस्तान या भारत किसी में भी शामिल हो जाएगी। तो ठीक है, ये कहा गया था। अब क्या किया भारत सरकार ने? एक लालच दिया, जो राजा थे उन्हें एक लालच दिया कि तुम्हें हम विशेषाधिकार, जो भी तुम्हारे विशेषाधिकार वो सब तुम्हें देंगे, ठीक है, तुम बिल्कुल मौज मस्ती में रहोगे, और क्या है जो भी विलासितापूर्ण जीवन है वो सब कुछ तुम जियोगे, बस जो है इस राज्य को भारत में शामिल कर दो। ठीक है, तो ये जो लालच दिया गया था ये कब समाप्त करा? ये जो प्रीवी प्रेस हो गया, विशेषाधिकार हो गए, जो रियासत के शासकों को मिलते थे, जो रियासतों के राजा को मिलते थे, वो समाप्त हुए आपके 26वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1971 में हुआ था। और 1971 में एक और चीज़ हुई थी। क्या चीज़ हुई थी? बांग्लादेश जो है उसका निर्माण हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 34वां जो संविधान संशोधन 1974 है उसमें क्या हुआ था, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें क्या है, भूमि सीमा और भूमि कार्यकाल जो सुधार को संविधान की जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपको पता है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला जो संविधान संशोधन है उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी।
ठीक है। अब 9वीं अनुसूची में भूमि सीमा और भूमि कार्यकाल जो सुधार वगैरह को लेकर कुछ जो प्रावधान हैं वो दोबारा से जोड़े गए हैं, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो कब जोड़े गए, यानी कि 9वीं अनुसूची में कुछ जो है संशोधन किए गए थे, वो कब किए गए थे? 34वें संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। और कौन से संशोधन हुए थे इसमें? भूमि सीमा और भूमि कार्यकाल जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची है उसके तहत। अब देखो 38वां जो संविधान संशोधन है 1975 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है 1975 वो काल था, वो समय था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, एक तरीके से तानाशाही चाहती थी वो, ठीक है। यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था कि जो आपातकाल है वो लगा दिया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था पूरे देश में, और अपने आप को अपने पास जो सारी चीज़ें, जो सारी शक्तियाँ हैं वो जो है हासिल करना चाह रही थी उस टाइम पर। प्रीव्यू प्रेस वगैरह जो है उन पर रोक लगा दी गई थी, यानी मीडिया पर रोक लगा दी गई थी, मीडिया कोई खबर नहीं छाप सकती थी, ठीक है। जो भी उसकी अपोजिशन की जो पार्टी थी, यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो बाकी जो अपोजिशन की पार्टी थी, उनके जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो वो समय था 1975 का। तो उस टाइम पर जो है आपातकाल और राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेशों को गैर न्याय संगत माना गया, ठीक है। ये माना गया कि उस टाइम पर जो आपातकाल लगा था और जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, अब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब राष्ट्रपति जो है मंजूरी देता है, ठीक है। पर राष्ट्रपति ने क्या किया, केवल कॉल पर जो है, यानी कि फ़ोन जो कॉल होती है उस पर केवल ये कह दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, ठीक है। तो ऐसा कहलवाया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। ऐसे कुछ इनकी चाल ही थी। तो ये सब कुछ जो 12th की पॉलिटिकल साइंस में, तो अगर किसी ने कर रखी है तो उसने अच्छे से डीप में पढ़ा होगा अपने टाइम पर। तो ऐसा सब कुछ था। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल होता है वो जो है, ये बाद में संशोधन किया गया कि अब जो है राष्ट्रपति आपातकाल जब भी लगेगा वो लिखित रूप में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको गैर न्याय संगत ठहराया गया था, ये जो आपातकाल लगा था, और ये 38वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत। अब देखो, राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल के विभिन्न उद्घोषणों की घोषणा करने का अधिकार था, ठीक। ये चीज़ें थी इसके अंतर्गत। 30 जो संविधान संशोधन है उसमें आपातकाल और राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश को गैर न्याय संगत ठहरा दिया गया था इसके अंतर्गत। 42वां संविधान संशोधन जो है इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये 1976 में हुआ था, और ये काल वही था जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया हुआ था, और अपनी मर्जी से उसने क्या किया, क्योंकि उसका टाइम जो है पूरा होने वाला था, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं लोकसभा के और प्रधानमंत्री चेंज होता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस टाइम पर ऐसे ऐसे करे जिससे केवल उसे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। उसकी जो पार्टी है उसे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5 साल के अंदर जो चुनाव होने थे उसे जो है उसका टाइम बढ़ाकर 6 साल कर दिया। इस तरीके से कई चेंजेस किए, इसलिए बिल्कुल खाका बदल दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम कहें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसे बिल्कुल चेंज कर दिया था ये 42वां संविधान संशोधन के तहत। और फिर जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन एक इंपॉर्टेंट आएगा, जिसमें क्या जो भी चीज़ें इसमें लागू हुई थी ना इस 42वें संविधान संशोधन में, उन सब को जो है 44वें संविधान संशोधन में जो है उनको हटा दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूछा जाता है लघु संविधान संशोधन जो है, लघु संविधान जो है वो किसे कहा जाता है, तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो प्रस्तावना है, आपको ध्यान रखना है, जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें क्या चीज़ जोड़ी गई, उसमें जो है सोवरेन जो सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है। एक चीज़ ये हुई थी। संसद जो है, संसद और राज्य विधानमंडल जो है उसके लिए कुछ चेंजेस हुए थे। मैंने कहा था 5 साल में जो चुनाव की जो टाइम लिमिट होती है कि 5 साल में दोबारा चुनाव करवाने हैं, उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है उसे 6 साल कर दिया था। अपने फायदे के लिए किया था ये, ठीक है। आगे देखो, आगे जो है कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में भी चेंजेस किए। जैसे राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद जो 74 है उसके तहत अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड एक अनुच्छेद है 74, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है कि उसके तहत क्या करता है राष्ट्रपति, उस आर्टिकल के तहत ये शक्ति दे रखी है राष्ट्रपति को कि जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति फैसला लेगा। तो ये जो चीज़ है ये जोड़ दी गई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड ये चीज़ जो है ऐड की थी ये कार्यपालिका है उसके अंतर्गत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो,
एक और चीज़ न्यायपालिका को लेकर भी चीज़ ऐड की कि जो अनुच्छेद 32A है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो ये चीज़ भी ऐड कर दी गई, आर्टिकल 32A जो है ऐड किया था, जिसमें क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य के जो कानून हैं उनको लेकर कुछ भी संवैधानिक रूप से जो भी वैधता वगैरह जो दी जाती है वो नहीं दे पाएगा। नहीं, कुछ जो सुप्रीम कोर्ट जो उसके पास अधिकार नहीं रहेगा, राज्य के जो कानून वगैरह है उनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं रहेगा। तो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 131A है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए एक विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय उसे जो है जो केंद्रीय कानून होते हैं उनको लेकर एक विशेष जो अधिकार है वो प्रदान किया गया था 131 आर्टिकल जो ए है उसके अंतर्गत। तो ये चीज़ भी ऐड की। जो 144A जो आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है बस ये आर्टिकल जो है जोड़े गए थे, इनमें ये जो चेंजेस किए गए थे मेनली जो चेंजेस है, जैसे एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, जैसे मैंने कहा एक तो ये वाला आपका हो गया, एक ये वाला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब देखो ये जो आपका 144A है उसमें क्या हुआ था, जो केंद्र और राज्य के जो कानून की संवैधानिक वैधता है वो तय करने के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कम से कम 7 निर्धारित की गई। यानी कि केंद्र और राज्य के लिए अगर कुछ भी कानून जो संवैधानिक कानून की जो वैधता करनी है, जो कानून जो है राज्य और केंद्र को लेकर कुछ भी कानून है अगर उसे जो है माननीय करना है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए, 7 न्यायाधीश जो है निर्धारित किए गए। और कानून जो असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायाधीशों के जो 2/3 बहुमत की आवश्यकता जो थी, ये चीज़ ऐड कर दी गई कि पारित करना कोई कानून जो है, अगर वो पारित करना है राज्य और केंद्र का जो कोई भी कानून है, अगर उसे वैधता देनी है, संवैधानिक वैधता देनी है कि संविधान के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए तो 7 कम से कम 7 न्यायाधीश चाहिए। और अगर किसी कानून को लेकर असंवैधानिक जो घोषणा करनी है कि ये जो है संविधान से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, न्यायाधीशों की जो है कम से कम 2/3 जो बहुमत है, जो कुल न्यायाधीश हैं उनकी 2/3 बहुमत जो है वो प्राप्त होगी, तभी वो है ऐसा कानून पर रोक लगाई जा सकती है, वो असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें की गई थी। अब देखो और भी कुछ जो थे, जैसे कि रिट जारी करने के जो उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिट जारी, जैसे कि आपको पता होगा 5 रिट होते हैं हमारे, तो रिट जो जारी करके जो उच्च न्यायालय होता है वो क्या कर देता है, वो मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं उनके पास रिट जारी करने के अधिकार होते हैं, तो वो जो है रिट जारी करके किसी भी चीज़ को लेकर जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अधिकार रिट पर रोक लगाई, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका थी उसे जो है बिल्कुल काबू में ले लिया था उस टाइम पर, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि रिट जारी करने पर कब कौन से उस संविधान संशोधन के तहत जो है प्रतिबंध लगाया गया था। जो संघवाद है, संघवाद में क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 257A है, ये वाला जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत ये सारी चीज़ें। अब देखो जो संघवाद है उसमें जो आपका 257 जो A आर्टिकल है उसके अंतर्गत क्या हुआ वो भी जोड़ा गया। केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल के तैनात करने में जो सक्षम बना दिया गया। यानी कि जो केंद्र जो है वो जो है अधिक पावरफुल बना दिया गया इस आर्टिकल के थ्रू, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र में कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और अपने पक्ष में सारी जो चीज़ें हैं उसको करने के लिए ये 42वां जो संविधान संशोधन है वो करवाया गया था, ये बात ध्यान रखो। मौलिक अधिकार और जो निर्देशक सिद्धांत हैं उनको लेकर जो है क्या चीज़ हुई थी, 14, 19 और 31 जो आर्टिकल है उसमें जो मौलिक अधिकार है उन सब पर क्या कर दिया, निर्देशक सिद्धांत की प्रधानता लगा दी, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी, आपको ध्यान रखना है। सॉरी। अब देखो मौलिक कर्तव्य जो है आपका भाग जो 4 है, आपका पार्ट 4A है, उसके तहत जो अनुच्छेद 51A जो आता है उसमें जो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है उसको निर्धारित किया गया। आपातकाल को लेकर जो है बना था एक, जो इसमें राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है वो दे दिया गया। तो ये चीज़ें की गई थी। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट मैं साथ में बताती जा चुकी हूँ। आप देखो 44 जो संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा जो 42वां संविधान संशोधन रहा उसमें जो भी चीज़ें जो जोड़ी गई थी उस संशोधन के तहत उन सबको रद्द किया गया 44वें संविधान संशोधन में। तो देखो क्या क्या हुआ,
लोकसभा का जो कार्यकाल 5 से 6 बढ़ा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में। अब उसे जो दोबारा से क्या कर दिया, 5 साल कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल दोबारा से 5 साल कर दिया, ठीक है। तभी तो अब हर 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं, ठीक है। अब जो 39वें जो संशोधन को हटाना, और जिसने जो 39वें जो संविधान संशोधन है उसे हटाया, जिसने जो है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को तय करने के अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया था। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है 39वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो है वंचित कर दिया था कौन से अधिकार से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उसको लेकर। अब इस चीज़ को हटा दी, अब जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें जो है अपना जो अधिकार है वो यूज़ कर सकता है। इसके साथ साथ जो 74 जो 1 जो है वो ऐड किया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सलाह पर पुनर्विचार करना होगा। यानी कि मंत्रिपरिषद क्या करेगी, ऐसा नहीं है अब राष्ट्रपति ने जो है कुछ चीज़ कह दी वही चीज़ अपना ली जाएगी, नहीं। मंत्रिपरिषद को हक दिया गया, अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकती है, अब दोबारा से जो है सोच सकती है उसके बारे में, जो राष्ट्रपति ने सलाह दिया उसके बारे में वो दोबारा से सोच सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, और इसे जो है राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए जो है दे भी सकती है, ठीक है। और पुनर्विचार के बाद सलाह के अनुसार जो है वो कार्य कर सकती है। तो ये जो है ये चीज़ ऐड की गई थी 74(1) के तहत। जो आर्टिकल 74(1) है वो जो है आपका किस में जो है किया गया था, वो आपका आर्टिकल संविधान संशोधन 44 के तहत किया गया था। अब देखो जो आर्टिकल आपका जो 257A है उसे हटा दिया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो आर्टिकल 257A है वो किसके तहत हटा था, वो इसी संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और कानूनी अधिकार का जो दर्जा है वो दिया गया। मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया, 1978 में हटाया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में आपको पता होगा बेसिक जो डिफरेंस है क्या होता है। मौलिक अधिकार पर अगर हमारा हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। पर अगर कानूनी अधिकार पर ऐसा होता है तो हमें जो है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, इस तरीके से जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो 52वां जो संविधान संशोधन है वो आपका 1985 में हुआ था। इसमें जो है आपको पता होगा जो पार्टी होती थी ना, पहले क्या होता था, दल बदल बहुत करती थी। वो क्या कर लेती थी, अभी इस पार्टी में एक सदस्य है वो इस पार्टी में है, मान लो भाजपा में, कांग्रेस में, या फिर ABC ले लेते हैं, हम किसी पार्टी का एग्जाम्पल ही नहीं लेते। मानो कोई A पार्टी है, उसमें कोई सदस्य है, वो उसे लग रहा है कि B पार्टी जीतने वाली है, तो वो एंड टाइम पर यहाँ पर भाग गया, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिया। तो और उसे लगा कि B पार्टी हारने वाली, फिर यहाँ पर आ गया। तो ये दल बदल बहुत करती थी। या फिर मानो A पार्टी जीत गई तो B पार्टी का सदस्य यहाँ पर आ गया, इस तरीके से बहुत दल बदल करती थी। तो दल बदल को रोकने के लिए जो है राज्य विधानमंडलों और जो संसद सदस्य हैं उनके अंदर जो दल बदल होता था उनको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपके 42वां, 44वां और 52वां बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ऊपर की जो मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। 61वां जो संविधान संशोधन है वो 1989 में हुआ था। इसमें जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान की जो उम्र है 21 साल कर दी गई। 18 से बढ़ाकर 21 से हटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। पहले 21 हुआ करती थी, अब जो है 18 साल के जो होते हैं वो जो है नाबालिग हो जाते हैं और वो क्या है वोट दे सकते हैं। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, वो 61वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अब देखो 65वां जो संविधान संशोधन है 1990 में हुआ था। इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो है उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग जो है वो जो है शामिल किया गया, और संविधान का 338 जो अनुच्छेद है उसमें भी संशोधन किया गया था, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया था, ठीक है। 69 में जो संविधान संशोधन था उसमें 70 सदस्य विधानसभा और दिल्ली के 7 सदस्य मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ ही दिल्ली को क्या करा, एक राष्ट्रीय राजधानी जो है बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली जो है वो कब राजधानी बनी, 69वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत बनी। कौन से साल में बनी, 1921 में बनी। तो दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी कब बनी है हमारे देश की, 1921 में बनी है।
अब देखो 73वां जो संविधान संशोधन है ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कई बार सीटेट यहाँ सॉरी एस्टेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर जो 73वां जो संविधान संशोधन है, पहली बात तो ये जो है किससे रिलेटेड है और दूसरी बात ये कब हुआ था, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ है और कई बार जो है 1991 भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों करेक्ट होते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो पंचायती राज संस्था है इससे रिलेटेड है और ये पंचायती राज संस्था जो है वो जो यानी कि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है ये आपका। इसका मतलब है त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है अपनी यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दी गई थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। गाँव में जो है पंचायती राज व्यवस्था है तो उसके लिए जो है इस पंचायती राज व्यवस्था होगी, इसको जो है 73वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत जो है जोड़ा गया था और इसको लेकर जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। आपको ध्यान रखनी है 73 जो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी जो आपका पहला जो संविधान संशोधन है उसके तहत, और जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत। ठीक है, और इसमें जो पंचायती राज संस्था उसकी जो शक्ति जो कार्य हैं उसको भी डिफाइन किया गया था। त्रिस्तरीय मॉडल जो है पंचायती राज व्यवस्था का वो भी जो है यहाँ पर बताया गया था और यहाँ पर जो कुछ प्रावधान किए गए थे जिसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति हो गई, अनुसूचित जो जनजाति है उन्हें जो आबादी के अकॉर्डिंग जो सीट है उनमें जो आरक्षण है वो भी दिया जाएगा, महिलाओं को जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका दोनों में मिलता है। ठीक है, और कितना मिलता है, 1/3 जो है वो मिलता है, 1/3 जो आरक्षण है वो दिया जाता है महिलाओं को। अब देखो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 1992 में हुआ था ये भी, और इसमें जो है शहरों के लिए जो स्थानीय निकाय जो हैं उनकी व्यवस्था की गई थी जिसे नगर पालिका नगर निगम कहा जाता है। और ये जो है इसको लेकर 12वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो 11वीं हमने देख ली 73वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें के तहत आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त कर लिया, यानी कि शहरों में नगर पालिका नगर निगम होगी, ये व्यवस्था कर दी गई 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं 86 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था और इसमें जो है अनुच्छेद जो 21A है, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो हमने पढ़ा था जो अनुच्छेद जो 21A है उसमें जो है शिक्षा का जो आपका मौलिक अधिकार है वो जो है शिक्षा जो है मुफ्त कर दी गई थी। शिक्षा को लेकर जो नियम बनाया गया था वो जो कानून बनाया गया था अनुच्छेद जो 21A है उसके अंदर जोड़ा गया था, यानी शिक्षा जो है अब हर किसी को प्राप्त हो ऐसा प्रावधान किया गया था। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा मुफ्त जो होगी और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा जरूर मिले उन्हें, अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये प्रावधान किसके तहत हुआ, ये प्रावधान हुआ था आपका 86वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत हुआ था और 2002 में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो जो 100वां जो संविधान संशोधन है वो आपका 2015 में हुआ था और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका भारत बांग्लादेश के बीच जो आपका भूमि जो सीमा समझौता है उसको लेकर जो अनुसमर्थन है वो इसमें ऐड हुआ था। दूसरी चीज़ 1974 में जो द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार क्या हुआ था, 1974 में जो द्विपक्षीय भूमि सीमा है एक समझौता था, उसके अनुसार क्या था, दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र का आदान प्रदान करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो ये जो चीज़ है ये इसको लेकर संशोधन किया गया किसमें, 100वां। आपको ध्यान रखना है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि विवाद है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलो, जो समझौता है ना उसको लेकर हुआ है उससे रिलेटेड है आपका 101 जो संविधान संशोधन है 2017 में हुआ और इसमें माल और सेवा का जो कर, माल और सेवा पर जो कर का परिचय है वो यहाँ पर डाला गया है, GST जो है इसे ही कहा जाता है। तो ये जो है आपका 101वां संविधान संशोधन है। आगे चलो 102वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत ये 2018 में हुआ। इसके तहत क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसे जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक, अब देखो आगे अगला जो 103 जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ, इसमें जो है EWS जो यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है EWS जो है उसे 10% तक का जो आरक्षण है, जो जनरल कैटेगरी के हो या किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति हों जिन्हें EWS दिया गया है वो उन्हें 10% तक की छूट मिलती है। तो आप भी देखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा इस बारे में। तो
तो जो EWS है वो किस में जोड़ा गया, 103वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत जोड़ा गया था 2019 में, ठीक। और लास्ट वाला हमारा जो संविधान संशोधन है वो है 104वां, जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। इसमें जो है जो 2 एंग्लो इंडियन जो डिसाइड करते थे, एंग्लो जो इंडियन होते थे, कौन डिसाइड करता था, इसे जो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते थे 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते थे, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता था। और उनको जो है अब जो है यहाँ पर अब एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था है वो हटा दी गई है, यानी कि जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे उन्हें हटा दिया गया है कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति नहीं चुनेंगे। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, 104वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है, और ये 2020 में हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। लास्ट वाला था ना, 1 मिनट। तो एक चीज़ तो ये हुई, लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन है उन्हें हटा दिया गया। दूसरा जो है इसमें जो है लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उसमें SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की जो समय सीमा है वो 80 तक बढ़ा दी गई, यानी कि 80 साल तक कर दी गई। SC और ST जो सीटें हैं उनको लेकर जो समय सीमा है उनकी कि कब तक होनी चाहिए, 80 साल तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मेरा गला बिल्कुल जाम हो गया। अब देखो 104 तक आपका यहाँ पर जो है लास्ट, आपसे पूछा जाए कि लास्ट जो संविधान संशोधन अभी तक जो कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं भारत में, तो 104 जो संविधान संशोधन है वो हो चुके हैं टोटल, और हमने देख लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। इसी के साथ ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होती है, संविधान संशोधन कंप्लीट होते हैं मेरी तरफ से। अब आपकी तरफ से आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से कवर करना, रिवाइज करते रहो, याद करने की कोई और ट्रिक नहीं है। देखो वीडियो देखने से क्या होता है, हमारी बहुत सारी सेंसेस यूज़ होती है, जिससे हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो रिवाइज का टाइम नहीं मिलता है तो 2x पर वीडियो लगाओ, और जो है आप जो है फटाफट इस वीडियो को देखो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। और दूसरा क्या है, अब 2-3 बार अगर वीडियो को ऐसे देख लोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अपनी नोटबुक से रिवाइज करने में। जो आप नोट्स बनाओगे तो उससे बहुत और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से करनी है, तो आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप करते रहो वैसे, ठीक है। और आपके कुछ अलग तरीके भी होंगे याद करने के, तो उन्हें भी कर सकते हो आप। अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए। और इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू। और लास्ट तक आ चुके हो तो इसका मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास मुझे सपोर्ट करने के लिए। साथ साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस चैनल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ मुझे कैसी लगी वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।